हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि लेबोरेटरी इंसिडेंट क्या होता है। और ये भी आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अधिकतर बार सुना ही होगा कि लेबोरेटरी इंसिडेंट होते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट हर एनालिस्ट को पता होनी चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट की क्या है, और आपको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी न किसी इंसिडेंट किसी न किसी एनालिस्ट के साथ या रिव्यूअर के साथ या फिर किसी भी, चाहे आप सीनियर है जूनियर है, आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि इंसिडेंट क्या होता है और कैसे इसे मैनेज किया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें रहती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इंसिडेंट होते क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि एनी अनइंटेंशनली अनएक्सेप्टेड इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग एनालिसिस। एनालिसिस के टाइम पे कोई अनएक्सेप्टेड कुछ भी हो सकता है। आपकी पीक स्पीड हो, या आपने सैंपल बनाते बनाते आपका वो जो वॉल्यूमेट्रिक है वो टूट गया है, तो ये सब ये चीज़ें अनएक्सेप्टेड होती हैं। अनटेंशनली मतलब आपका कोई है नहीं कि हमें करना तो अनइंटेंशनली हो जाता है। पीक स्पीड हो गया या फिर आपका मिसिंग वाइल हो गया, ये इंटेंशनली होता है। तो ठीक है, तो ड्यूरिंग एनालिसिस के टाइम ये चीज़ें हो जाए तो इस जो ये चीज़ें होती है, इसको फार्मास्यूटिकल में एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं लेबोरेटरी इंसिडेंट। ये हम जैसे और समझे थोड़ा, एनी एन incident is an event that can affect our product quality or not, but that is against the CMP। आपका इंसिडेंट है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़े या फिर ना पड़े, बट ये क्या होता है, एक अगेंस्ट हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका, तो कोई कुछ खास इंसिडेंट लेना ही है, या फिर इंसिडेंट लेने की जरूरत ही क्या है। ऐसे भी होता है कई बार, बट ऐसा नहीं है। जो आपका CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से आ गई, वो चीज़ें भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ कॉमन लेबोरेटरी इंसिडेंट। कुछ कॉमन एरर्स होती है जो लेबोरेटरी इंसिडेंट के में होती है। तो सबसे पहले जैसे ह्यूमन एरर क्या है। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि रॉन्ग वे टेकन, मतलब जो भी एनालिस्ट द्वारा या रिव्यूअर द्वारा या जो उस काम को कर रहा है पर्सन, उस पर्सन के से जो अनइंटेंशनली हो जाती है, रॉन्ग मेथड ही प्रिपेयर कर दिया किसी ने या सिलेक्ट ही कर दिया, तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग भी हो। कई बार क्या होता है कि एनालिस्ट ट्रेंड ही नहीं होता है, एनालिस्ट ट्रेंड नहीं रहता उस चीज़ के लिए, फिर भी एनालिस्ट लगाता है। तो या फिर ट्रेनिंग के दौरान जब एनालिस्ट ट्रेनिंग करता है तो उस दौरान उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज किया जाए। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा, और आपको ये चीज़ें सब ह्यूमन एरर में आता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एरर जो इंस्ट्रूमेंट से होते हैं, जैसे आपका चलते चलते कॉलम लीकेज हो जाता है। कॉलम लीकेज क्या है कि अगर सपोज आपका चलते चलते प्रेशर फ्लक्चुएट हो गया या फिर आपका हाई प्रेशर हो गया, तो कहीं ना कहीं कॉलम लीकेज का भी रहता है। या फिर पावर फेलियर हो गया, अचानक चलते चलते आपकी पावर फेलियर हो गए, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गया, मतलब वही लाइट की प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट एरर में आते हैं। ठीक है, जो कि अधिकतर होते भी रहते हैं फॉरेन इंडस्ट्री में। उसके बाद प्रोसेस एरर। कई बार क्या होता है, प्रोसेस एरर भी बहुत, जैसे प्रोसेस एरर, सपोज कोई मेथड एरर है, वो सेपरेट ही नहीं हो पा रही है प्रॉपर पीक, आपको रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है और आपकी पीक जो है वो सेपरेट ही नहीं है, तो इससे भी एक मेथड की एरर हो सकता है। कॉलम नॉट सुटेबल, कई हो सकता है कुछ जो कॉलम होते हैं वो सपोज किसी SST में 4 पीक निकालनी है, वो 2 ही निकाल देता है या 3 ही है, तो इस हिसाब से भी वो प्रोसेस एरर हो सकता है। या डाइल्यूशन एरर है, सॉरी डाइल्यूशन एरर इन
आपके एसटीपी में ही अगर डायल्यूशन एरर है तो एनालिस्ट ने अगर वैसे सेम प्रोसेस किया तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस एरर की है, उसमें ना कोई इंस्ट्रूमेंट एरर है ना ह्यूमन एरर है, तो सेम लिखा था जो चीज़ें एनालिस्ट ने वही चीज़ की, तो ये चीज़ें सब प्रोसेस एरर हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ लैब इंसिडेंट एरर। टाइप ऑफ लैब इंसिडेंट एरर में भी हम आगे चलेंगे। जनरल इंसिडेंट होते हैं। अब जनरल इंसिडेंट क्या क्या होते हैं? इज द सैंपल टेकन रॉन्गली, आपने जो सैंपल लिया वो आपने गलत यूज कर लिया है, कहीं आप ऐसा हो सकता है लेना आपको पैरासीटामोल, आपने न्यूरोसाइड ले लिया। बहुत सी चीज़ें आते हैं जो आपको एरर हो सकती है, ये जनरल इंसिडेंट बात है। एरर स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपरेशन, और सैंपल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में आपको डाइल्यूएंट लेना था, सपोज 0.1 SCL आपने डाइल्यूएंट ले लिया कुछ और, इसकी वजह से क्या आपकी ना तो पीक आई और या फिर आपकी पीक जो है वो शार्प नहीं आ पाई, ये रीज़न भी हो सकते हैं, या स्प्लिट हो गए बाद में पीक। वेट एरर, जो वेइंग एरर होता है आपका वेट एरर, ये वेइंग एरर हैपन, मतलब आपको वेइंग एरर में ही गलत ले लिया आपने कुछ, आपने डबल एरर कर दिया उस चीज़ को, तो ये हो सकता है कि आपने वेइंग लिया, सपोज 10 mg लेना था आपको ना 20 mg लिया, तो ये चीज़ें भी आपका जो आ जाएगा। एरर इन डाइल्यूशन, सेम वही चीज़ है, डाइल्यूशन में कोई भी डाइल्यूशन हो, चाहे आपका प्लेसिबो हो, ब्लैंक हो, किसी भी चीज़ की डाइल्यूशन अगर है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ एक इंसिडेंट आप HPLC समझें या फिर कोई बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है उसी को समझें, आप इसे टाइट्रेशन से लेके आपका पीएच से लेके कंडक्टिव, जो भी आपका टेस्टिंग डेली बेसिस यूज करते हो आप, ये सभी चीज़ के लिए यूज होते हैं। मोबाइल फेज एरर है, सपोज K2PO4 लेना है उसकी जगह कुछ और ले लिया, तो इस वजह से आपकी पीक ही नहीं आई, आप सोचते रह गए कि यार ये पीक क्यों नहीं आई मेरी, तो ये मोबाइल पे हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपर हैंडलिंग, सपोज आपने यूवी है, यूवी पे आपने सैंपल लगाया और जो यूवी क्यूबेट है उसमें 2 क्यूबेट लगी रहती है, आपने उसी क्यूबेट को आपने प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर पाए, जो ट्रांसपेरेंट रहता है उसको आपने दूसरी साइड लगा दी, ये चीज़ें भी आपको इफेक्ट कर सकता है आपके इंसिडेंट के लिए। रॉन्ग इंजेक्शन वॉल्यूम, आपने गलती इंजेक्शन वॉल्यूम डाल दिया अपने सीक्वेंस में, आपने सीक्वेंस में 100 माइक्रोलीटर था, सपोज गलती से वो 50 हो गया, 20 हो गया, या उसकी वजह से उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम पीक आएगी, आपको लगेगा पीक ही नहीं आई, ये चीज़ें भी होती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इसके अलावा, वैसे जैसे मिसिंग वाइल वे है, ये भी चीज़ इसी का है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, प्रोसीजर फॉर लेव इंसिडेंट। अगर आपको लेव इंसिडेंट हो जाता है तो आपको क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले व्हेन एन इंसिडेंट ऑब्जर्व, इंसिडेंट स्टॉप, व्हेन एन एनालिस्ट ऑब्जर्व इंसिडेंट स्टॉप द फर्दर एक्शन, आपको जो भी इंसिडेंट हो गया है आपने ऑब्जर्व किया है, तो आपका जो फर्दर एक्शन रहेगा, हो सकता है आप डाइल्यूशन कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप नेक्स्ट सीक्वेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपने सुपरवाइजर ने आपको कुछ नया काम दे दिया, तो आप पहले सबसे पहले फर्दर एक्शन को स्टॉप कर दीजिए। इन्फॉर्म द लेबोरेटरी, जो सुपरवाइजर रहेगा आपका, या रिव्यूअर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, जो भी है आपकी जिसकी रिपोर्टिंग है, उसको इन्वाइट करो। द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंश्योर दैट ऑल द स्टार्टिंग मटेरियल सॉल्वेंट इंटरमीडिएट प्रॉपर्ली प्रिजर्व ऑल सॉल्वेंट, और जो आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आपको ये सब चेक करना है कि जो उसके सैंपल ये सॉल्यूशन है वो अपना उसने ठीक प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है, जो फाइनल सॉल्यूशन है वो सब चीज़ें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूज किया है कि नहीं किया है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अब आता है हाउ टू हैंडलिंग लेबोरेटरी। अब आपका कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमें किस किस रिक्वायरमेंट पड़ती है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले अगर आपका कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपको पता है कि सुपरवाइजर को बताना है, सुपरवाइजर करें, तो उसके लिए सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है इंसिडेंट का ही। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इंसिडेंट में क्या लिख सकते हैं आपकी, व्हाट हैपेंड, सपोज क्या हुआ है आपका, किस इंस्ट्रूमेंट पे हुआ है, कौन से टेस्ट में हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ही देखा जाएगा कि इंसिडेंट है क्या,
अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि इंसिडेंट के अंदर ही आप ये चीज़ लिख देते हैं कि एयर बबल ऑब्जर्व, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि लीकेज ऑब्जर्व। नहीं, आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट का मतलब होता है कि आपको जो उस समय सबसे पहले क्या दिखा है। सब आपने सिस्टम देखा है, आपने HPLC या UV पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जो चीज़ आपको फर्स्ट टाइम दिखा है, मान लिया आपने HPLC पे, आपकी HPLC पे देखा है कि पीक जो है वो नहीं आ रही है, तो आप उसे ये नहीं कि आप कुछ और नाम वो डिस्क्रिप्शन दे दो उसे। अब पीक नॉट ऐसे लिख सकते हो आपकी पीक नॉट ऑब्जर्व। अब जो मैंने इसे एग्जांपल दे रहा है कि ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट नेम, जो अपना प्रोडक्ट नेम रहेगा वो लिखोगे, इंस्ट्रूमेंट रहेगा जैसे जो भी आपकी HPLC इंस्ट्रूमेंट है उसकी आईडी है तो आईडी डाल दो, और ये लिख दो कि रिटेंशन टाइम शिफ्टेड एट, या जितने इंजेक्शन पे आपका रिटेंशन जो टाइम होता है पीक वो नहीं आ पाया, तो उसमें ऐसे लिख सकते हो आप। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो आपको फर्स्ट टाइम कैप्चर हो रहा है उसे आप डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट में लिखो। उसके बाद जैसे आपने डिस्क्रिप्शन इंसिडेंट लिख दिया है, उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन में क्या करोगे, आपकी चेक ऑल प्रिपरेशन, जो भी आपकी प्रिपरेशन बनाई है उसने वो सब चेक करोगे, आपका सभी चीज़ चेक करोगे, कॉलम से लेके मोबाइल फेस से लेके सभी चीज़ें, एक चेक लिस्ट होगी। आपको एक चेक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, चेक लिस्ट में देखना पड़ेगा कि एयर बबल ऑब्जर्व ये सब चीज़ें आती है उसके अंदर। एंड वाई वाई इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन में वैसे फिस्ट डायग्राम भी होता है, लेकिन अधिकतर वाई वाई इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो आप कि क्यों हुआ। सपोज आपको कोई लीकेज हुआ तो वाई, क्यों लीकेज हुआ, बोले फेरुल गलत था तो फिर वाई फेरुल क्यों गलत था, तो ये सब चीज़ें आता है वाई वाई इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद जब वाई वाई इन्वेस्टिगेशन हुआ या फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद रूट कोज निकालना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर रूट कोज आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन उसमें रूट कोज देते ही नहीं है कि एक्चुअल रूट क्या है। कई हाँ मानते हैं कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि जिसके रूट कोज नहीं मिल पाते हैं प्रॉपरली, तो प्रोबेबल कोज में हम उसे देखते हैं कि हाँ ये हो सकता है, या फिर जो हमारा क्यों किस कारण से ये हुआ है इंसिडेंट, वो सब हमारे रूट कोज में आते हैं। आपको रूट कोज प्रॉपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टिगेशन कर दिया फिर वाईग्राम दे दिया, वाई 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 करके कर दिया, या फिर आपने चेक लिस्ट कर दिया, एयर बबल लिख दिया आपने कि एयर बबल फाउंड। एयर बबल फाउंड क्यों हुआ है कि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाई है, या प्रॉपर सोनिकेट नहीं हो पाया है, या बहुत सी चीज़ें हैं आपका जो किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें आ जाती है। या आप यूवी पे लगा लो या फिर FTIR में टाइट्रेशन में ही लगा लो, आप कोई भी सी चीज़ है जिसमें भी इंसिडेंट DT है, डिजोल्यूशन है, किसी में भी आपका हो सकता है, तो आप उन्हें जो चीज़ है उसका प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। आप रीज़न दोगे तभी जाके इंसिडेंट उसका रूट कोज माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्शन टू बी टेकन। अब एक्शन क्या, आप एक्शन लोगे आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे आप। अब सपोज आपने एनालिस्ट को बोल दिया है कि आप नेक्स्ट स्टेप ये ले लो, अपना सिस्टम को प्रॉपर वॉशिंग कर लो, या फिर अपने जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसको डिस्कार्ड कर दो, या फिर बहुत सी चीज़ें हैं, आप नया प्रिपरेशन बना लो अगेन। तो जो चीज़ें सुपरवाइजर इंस्ट्रक्ट करेगा इनको, एनालिस्ट को या कोई भी है जिसके जो कंसर्न पर्सन है इंसिडेंट का, उसको देगा तो उससे क्या है कि पता चल जाएगा उसे कि हाँ मुझे अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है, या मुझे नेक्स्ट स्टेप सपोज मोबाइल पे नई प्रिपरेशन बनानी है, जो भी है तो उससे समझना पड़ेगा और एक्शन टू भी टेकन करना पड़ेगा उसे। ओके नेक्स्ट, हाउ टू हैंडलिंग लेवर्टी इंसिडेंट में ये रहेगा, रिपीट एनालिसिस रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि अगेन टेस्टिंग विद द सेम, अगर आपको लगता है कि रिपीट एनालिसिस की जरूरत है, सपोज आपकी कोई डाइल्यूशन एरर है और आपको डाइल्यूशन एरर में लगता है आपने डाइल्यूशन एरर किया है और जिस वजह से आपको स्टैंडर्ड में ही वो चीज़ें दिख गई कि पुराना जो मेरा एरिया था वो कम आता था, इस बार ज़्यादा आ रहे, तो आप उसे वहीं पे रोक सकते हो, वहीं पे आप उसे रोक सकते हो। अगर आपका सैंपल चल चुका है और सैंपल में ही स्टैंडर्ड में एरिया ज़्यादा आ गया और सैंपल में कम आ गया और उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट अगर फाउंड होगा, और रिजल्ट अगर सपोज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो आपकी है उस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के नहीं मीट हो पाएगा, तो आपको उसके लिए फिर OS लेना पड़ेगा, आप इसे इंसिडेंट नहीं बोल सकते फिर। ओके
होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको ये चीज़ें दिखेगी कि आपने जो रिजल्ट है वो आपके ज़्यादा आ गया, लेकिन आप ओएस की इन्वेस्टिगेशन करो, उसमें लिखो ये चीज़ें कि डाइल्यूशन एरिया की वजह से हुआ। लेकिन आप जब आपका सैंपल चल चुका है और सैंपल में अगर एरिया ऑब्जर्व हो गए तो आप उसे इंसिडेंट नहीं लोगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ रिपीट एनालिसिस तब रिक्वायरमेंट है, सपोज आपको डाइल्यूशन पता चल गया पहले ही तो आप उसे ले सकते हैं, या फिर आपकी 2 दिन की सीक्वेंस चल रही है और आपका जो सैंपल सॉल्यूशन की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गए तो आप उसे फिर अगेन टेस्टिंग कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रिपीट एनालिसिस रिक्वायर्ड। रिपीट एनालिसिस रिजल्ट आफ्टर, अब जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपने जो आपकी सीक्वेंस है आपने चला दी दोबारा, या आपने जो एनालिसिस है दोबारा रिपीट करें, उसके बाद क्या रिजल्ट फाउंड हुआ, हो सकता है कि पास हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आ जाए, तो आप उस चीज़ को देख सकते हो आगे। और कंक्लूजन, जो फाइनल कमेंट होता है, जो आपका क्यूसी मैनेजर भी हो सकता है, कई जगह क्यूए भी इन्वॉल्व होता है इसमें, और वो डिपेंड करता है आपकी एसओपी पे। तो आपको ये फाइनल कमेंट लिखने पड़ते हैं, व्हाट विल डन, अब आगे क्या करना है, उस जो फाइनल रिजल्ट आया है उसको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है, रिजल्ट देना है, तो सब वो एनालिसिस अप्रूव करना है, नोट करना है, वो सब चीज़ें डिपेंड करता है कंक्लूजन पे। ठीक है, और इसके बाद ये चीज़ें सब हो जाती है, रिपीट एनालिसिस अगर होगा इंसिडेंट ये, उसके बाद आते करेक्टिव एक्शन। अब करेक्टिव एक्शन क्या होता है कि बिफोर रिपीट एनालिसिस करेक्टिव एक्शन, अब माने आपने कोई भी जो टेस्टिंग जो इंसिडेंट हो गया उसको दोबारा रिपीट एनालिसिस करने से पहले जिस चीज़ में आपने करेक्ट किया, सपोज आपने डाइल्यूशन की करेक्ट किया, तो आपने दोबारा सिस्टम चलाया, आपने मोबाइल पेज नहीं पिन बनाई, इसके लिए ये किया, आपने क्यूबेट नहीं यूज किया, तो इसके लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इस वजह से ये करेक्ट करने से ये सही हो जाता है, तो इसलिए आपने उसे करेक्टिव एक्शन, जो उस समय एक्शन लिया आपने, उसे करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। और ये करेक्टिव एक्शन जो रहता है, ये आप कोशिश ये किया करो कि जितनी जल्दी लगेगा उतना आपका बढ़िया है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन भी प्रिपेयर रहेगा और आपको जल्दी से जल्दी भी पता चल सकता है। फिर आता है इसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन। अब प्रिवेंटिव एक्शन में मिनिमम द एरिया एरर, मतलब मिनिमाइज किया जाता है एरर को, अगेन प्रिवेंटिव एरर, मतलब और भी कोई जो पोटेंशियल कोज होता है एरर के, उस चीज़ को आप उसे रोक सकते हैं। सपोज अपना कॉलम में पीक स्प्लिट हो गए, तो अगेन आपको देखोगे कि 2000 या 1500 तक आप एक उस कॉलम की एक लाइफ दे दोगे कि हाँ भाई हम 2000 या 3000 जो भी है उस जितने उसमें इंजेक्शन चल जाएंगे, उस इंजेक्शन से ज़्यादा हम उसमें ना चलाएं। तो ऐसे इस टाइप के आप कोई प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हो। या फिर आपके एयर बबल आ गए तो आप प्रॉपर मोबाइल पेज सोनिकेट करना चाहिए, या फिर आपके जो भी सिस्टम है प्रॉपर पर्जिंग, वेट प्राइम, ड्राई प्राइम, ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। फिर आपके फाइनल कंक्लूजन में, जो फाइनल कंक्लूजन रहेगा वो क्यूए देगा कि फाइनल रीजन में क्या रहा है, कि जो आपका प्रोडक्ट, जो अभी इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट प्रोडक्ट पे या क्वालिटी पे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही भी आपका रहेगा वो कमिटमेंट लिख देगा और फाइनल इसे क्लोज कर देगा। क्लोज क्यूए से ही होता है, और इसमें होता है लैब क्यूए भी इन्वॉल्व होते हैं, क्यूए भी इन्वॉल्व होता है। तो इस टाइप से हमारे इंसिडेंट जो होता है, तो ये सब चीज़ें थी ये इंसिडेंट की फाइनल कंक्लूजन, ये सब चीज़ें इंसिडेंट के पार्ट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि इंसिडेंट होता क्या है, उसमें क्या रूट को होती, तो ये चीज़ें मैंने इस चीज़ को ब्रीफ नॉलेज में दिया है कि आपको कैसे कैसे ये पहले समझना है। सबसे पहले इंसिडेंट को समझना है कि इंसिडेंट होता क्या है। देखो एक फ्लो चार्ट बना रखा मैंने कि क्या क्या करना है आपको। जैसे आपका इंसिडेंट ऑब्जर्व हो गया तो इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर करना है, फिर इंसिडेंट नंबर जो होता है वो इशू करना है, फिर इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख दिया जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर फाइंड रूट कोज निकाला जाएगा, एक्शन टू भी टेकन लिया जाएगा, उसके बाद कापा लिया जाएगा और फाइनल कंक्लूजन लिया जाएगा। ओके।
एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है मैंने कुछ इसमें, जो आपको समझना पड़ेगा। इंसिडेंट, सबसे पहले हॉनेस्ट फॉर इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट के प्रति आपको पहले हॉनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। आपने सपोज इंसिडेंट हो गया और आपने जो एक्चुअल सिचुएशन है वो आपने अपने सुपरवाइजर को ना बताई है, आपने कुछ घुमाई रहे हैं सुपरवाइजर को, या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ये सोच रहे हैं कि डर की वजह से कि मैं अगर इसे एक्चुअल बताऊंगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले हॉनेस्ट होना पड़ेगा। जितना आप हॉनेस्टली काम करेंगे उतना जो सुपरवाइजर है या फिर जो आपको इंसिडेंट फील कर रहा हो उसे उतना ज़्यादा आपकी तरफ से हेल्प मिलेगी, और इंसिडेंट जितनी जल्दी उसे क्लोज हो जाएगी। जितनी जल्दी इंसिडेंट क्लोज हो जाएगा उतनी जल्दी आपका जो फर्दर एक्शन रहेगा या डॉक्यूमेंट का काम रहेगा उतनी जल्दी और हो जाएगा। डू नॉट इरिटेट ड्यूरिंग ऑफ द डे। अब ये ना कि इंसिडेंट हो गया तो क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट बनाई इसलिए जाता है इंसिडेंट की, आपके कोई भी गाइडलाइन है या आपके सीनियर्स लोग हैं सबको पता है कि गलतियां होती है काम के दौरान, तो आपको इरिटेट नहीं होना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट हो गया, आपको हेल्प करनी है और आपको रूट कोज निकालने में भी आपको भी हेल्प करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। सुपरवाइजर इमीडिएटली एक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब सुपरवाइजर को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इमीडिएटली एक्शन ले, इन्वेस्टिगेशन करे, तुरंत रूट कोज निकाले या एक्शन प्लान जो भी है उसको तुरंत करे। ये ना है कि आज का काम 3-4 दिन बाद आप पूछ रहे हो उसे, तो एनालिस्ट को भी पता नहीं रहेगी ये चीज़ें कि मेरे साथ हुआ क्या था, तो सुपरवाइजर को भी ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एनालिस्ट डू नॉट डिस्कार्ड सॉल्यूशन अंटिल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑफ सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर जब तक ना बोले कि जो आपके सॉल्यूशन बना रखे हैं ये सॉल्यूशन आपको रखने हैं या डिस्कार्ड करने हैं, तो तब तक एनालिस्ट ये ना हो कि उसको पहले ही डिस्कार्ड कर दे। नहीं, जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी आपको सॉल्यूशन अपने पास रखने पड़ेंगे। ऑलवेज प्रॉपर मार्किंग, ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जब भी आप सिस्टम लगाते हो या टेस्टिंग करते हो, कोई भी टेस्टिंग एनालिसिस करते हो, तो आपको प्रॉपर मार्किंग होना चाहिए। तो ये चीज़ें बाद में इंसिडेंट के टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करता है। एनालिस्ट बी केयरफुली एक्शन एज पर सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर आपको एक्शन देगा वो आपको केयरफुली देखना है और केयरफुल करना है। कई बार ऐसा होता है कि सुपरवाइजर बताता है या लिखता कुछ और एनालिस्ट उस चीज़ को नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्या है कि बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो एनालिस्ट का ही ये ड्यूटी है या फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, और जैसे ही सुपरवाइजर ने केयरफुली आपको एक्शन दिए हैं वो आपको केयरफुली एक्शन करने पड़ेंगे। ऑल एंट्री लोग, आपके जो लोगों को एंट्रियां हैं वो सब कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आपकी सॉफ्टवेयर में आपकी प्रोसेसिंग, जहाँ तक आपका सिस्टम चल गया वहाँ तक प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और ट्रायल्स होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपके इंसिडेंट इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड टू, और बीच बीच में जो भी एनालिस्ट हैं या रिव्यूअर है या सुपरवाइजर है जो भी है, बीच बीच में ट्रेनिंग होना भी जरूरी है सभी इंस्ट्रूमेंट की या फिर इंसिडेंट की, कि कैसे कैसे इंसिडेंट लिए जाते हैं, क्या करना है। तो जैसे क्या है कि एनालिस्ट हो या रिव्यूअर हो, सभी को ये पता चले कि हाँ कि जो इंसिडेंट है वो डॉक्यूमेंट का एक पार्ट है। जैसे एनालिस्ट कर रहे हो, जैसे आप डायल्यूशन बना रहे हो, वैसे भी वो एक एनालिसिस का ही पार्ट है। क्योंकि आप जितना इंसिडेंट को आप डॉक्यूमेंटली दिखाओगे उतना आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, और जितना भी आप उसे अच्छी तरह से करने की कोशिश करो तो अगली बार उतना आपका माइंड में रहेगा, तो आपको जो उसके रूल कोड है यह चीज़, तो उससे आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम आप जब टेस्टिंग करोगे तो आपके माइंड में सब चलता रहेगा, हाँ यार इस गलती की वजह से मैंने ये चीज़ें की थी, तो इस वजह से मैं ये सीख सकता हूँ, तो ये सीख सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।